बलूचिस्तान के अवाम टैक्स के साथ साथ बत्ते भी देते हैं चेक पोस्टों पर। बाकी सूबों में ये बत्ता नहीं है, सिर्फ एक टैक्स है। हमारे यहाँ तो दोनों चीजें जनाब वाला हमारे ऊपर मुसल्लत है। ये दौलत जमा भी अवाम के जेब से होता है। कोई सिगरेट खरीदता है टैक्स देता है, कोई चीनी खरीदता है टैक्स देता है, पेट्रोल गाड़ी में डालता है टैक्स देता है, वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता है टैक्स देता है, दवाइयां खरीदता है टैक्स देता है, सांस लेता है टैक्स देता है। बलूचिस्तान के अवाम टैक्स के साथ साथ बत्ते भी देते हैं चेक पोस्टों पर। जब कभी भी यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 12 यही बात करते हैं, हुकूमत जाने उसका काम जाने, बजट बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत के ये मैंडेट है, हुकूमत का इस्तेकाक है, आपके इस आईन के आर्टिकल 37 और 38 में दिए गए। जब हमने उनको कहा था कि आप 115 के तहत डिस्कशन करेंगे, क्यों करेंगे, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। कहता है बजट तो आईन के मुताबिक बनाया, रेवड़ियां बांटी गई हैं दुकान में। आप परचून स्टोर में आपको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट लगता है किसी से 1 किलो रेवड़ी लेने के लिए। यहां पर पीएसडीपी में 50 करोड़ डलवाने के लिए आपको 5 मिनट भी नहीं लगे। लेंगे सारे हलकों के लोग बैठे अपने अपने हलकों में, जिन जिन लोगों को दिए गए हैं, स्कीमात दिए गए हैं। ये कोई रेवड़ी की दुकान है या बलूचिस्तान का पीएसडीपी तरक्याती बजट है जिसमें आपने बलूचिस्तान के हर उस तबके के ख्याल रखना है, हर उस तबके की खुशहाली और खुशबख्ती के लिए मंसूबा डालना है जो मेरी और आपकी आंख से ओझल है, जो 800-900 किलोमीटर से जाऊ से, अवारान से, खारान से, उलमर्ग से, रास्को से इधर पहुंच नहीं सकता, जो मूसाखिल से, शेरानी से इधर तक पहुंच नहीं सकता। उसने आपको भेजा है, मुझे भेजा है। ये आईन का आर्टिकल 37 क्या कहता है जनाबे वाला? जब हम इनको कह रहे थे, अक्सर इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि बजट बनाना तो हुकूमत की सवाबदीद है, हुकूमत बजट बनाएगी, उसकी मर्जी है, जिस तरह का बनाए। भाई बनाए, हमने कब आपको बजट बनाने से रोका है? हमने ये अलगार किया है? हमने कोई घोड़े दौड़ाए आपके वजीर आला सेक्रेटरीट पर? हमने पीएनडी पर कब्जा किया? हमने अपना बजट बना के बंदूक की नोक पर आपसे मंजूर करवाया? सिर्फ हमने आपको कहा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको अपना रास्ता दुरुस्त करना है। और ये जनाबे वाला का आईन का आर्टिकल 37 में आपके लिए पढ़ता हूं। मुमलिकत, स्टेट, रियासत, उसकी सबसे अहम जिम्मेदारियों में से क्या है? आर्टिकल 37 माशरती इंसाफ का फरोग और माशरती बुराइयों का खात्मा। बस इसका अलिफ ये जनाबे वाला, ये तकरीबन कोई सबसे अहम आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। जब अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे दुनिया के, पूरी दुनिया में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की जस्टिसेबिलिटी पे बहुत बड़ा डिस्कशन होता है कि ये सारी चीजें आइन में डाली गई हैं, इसको इंश्योर कैसे करवाया जाए। तो सारी दुनिया में यही बहस है कि आपके पास पार्लियामेंट है, असम्बली है, आपके पास अदालतें हैं। इसमें क्या कहता है जनाबे वाला? ये सना बलोच नहीं कह रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है जो हमारे आबा अजदाद ने पूरे पाकिस्तान के मुंतखब अराकीन असम्बली में बनाया है। कहता है पसमानदा तबकात या इलाकों की तालीमी और माशी मुफादात को खुसूसी तवज्जो के साथ फरोग देगी। तो जब आप बजट बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके सामने पैसे पड़े होते हैं और जो आके मांगे और आप उसको देना शुरू कर दें, जो एक कागज आपके पास लाए आप उसको देना शुरू कर दें, जिसने नया वास्केट पहना हुआ है आप उसको देने दें, जो 2 गाड़ियों में आ गया उसको आपने एक स्कीम डाल दें, जो आपको दावत करे सरियाब में आप उसके लिए एक स्कीम डाल दें, जिसने आपकी खुशामद की उसके लिए 4 स्कीम डाल दी। ऐसा नहीं होता, मुल्क ऐसे नहीं चलते। बलूचिस्तान इसलिए इस जगह तक पहुंच गया इस तरह की पॉलिसियों से, रेवड़ी बांटने वालों की। जो भी बांटता है, जहां पे भी बैठा है, पसमानदा तबके। और उसके बाद कहता है जनाबे वाला बे 37 का बे कहता है कम से कम मुमकिना मुद्दत के अंदर नाख्वानदगी का खात्मा। बलूचिस्तान में इस वक्त तालीम की शरह, पहले जनाबे वाला 37 कहा जाता था, वो अब आ गया 32 पे, 31 पे आ गया। अगर कोई अच्छी सर्वे हो वो शायद 30 से भी नीचे आ गया है। बाकी सूबे बड़ी तेजी के साथ उनकी तालीम की शरह, उनकी तालीम का मयार दोनों, एक होता है शरह, एक होता है मयार, उनकी तालीम की शरह और तालीम का मयार दोनों बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं। और एक हमारा सूबा है कि उसकी तालीम की शरह बड़ी तेजी की तरफ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इसलिए कहता है कि कम से कम मुद्दत में, और फिर इसके बाद कहता है जे, इसका जीम, फन्नी और पेशावराना तालीम को आम तौर पर मुमकिन रसूल और आला तालीम को लियाकत की बुनियाद पर मसावी तौर पर काबिल दस्तरस बनाएगी, सस्ते और सहल उसूल इंसाफ को यकीनी बनाएगी, मुनसिफाराना और नम शराइत कार इसकी अमल की जमानत देते हुए कि बच्चों, औरतों,
से ऐसे पेशों में काम नहीं लिया जाएगा जो इनकी उम्र जिन्स के। आज मैं आया, आधा क्वेटा जो है बच्चों से, लेबर बच्चों से भरा, ये 37। उसके बाद कहता है अवाम की माशी माशरती फलाह बहबूद का फरोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 है। मैं अल्फिया कहता हूं, जब हम यहां 5 दिन बैठे थे, हमारी ख्वाहिश यही थी जब यहां पे आएंगे हम कहेंगे भाई गलती आप कर रहे हो, खुदा रसूल को मानो। यहां पता नहीं इस दुनिया में आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि जो लोग आपको लाए हैं शायद वो भी खुदा को जवाब देनी है। वो भी ये समझते हैं कि ये गरीबों यतीमों का सूबा है, इस पे जिस किसी को भी नाफिज करो, ऐसा बंदा नाफिज करो जो न उनको आइन बताए न कानून बताए। इस सूबे को ले डूबने वाले लोग इसी तरह के हैं जो आइन कानून से मावरा किस्म के फैसले करते हैं। आर्टिकल 38 कहता है अलिफ, आम आदमी के मयार जिंदगी को बुलंद करके दौलत और वसाइल, पैदावार और तकसीम को चंद अशखास के हाथों में इस तरह जमा होने से रोक कर कि इससे मुफाद आमा को नुकसान पहुंचे, और आजिर व माजूर और जमींदार और मजारा के दरमियान हकूक की मुनसिफाना तकसीम की जमानत देकर बलियाज जिन, जात, मजहब या नस्ल अवाम की फलाह बहबूद के उसूल की कोशिश करे। इस PSDP में ये लें, ये कागज आपको थोड़े से शायद आपको जाने पहचाने लगे ना लगे, मैं इस वक्त उस इजलास में थे नहीं, आपके पार्टी के किसी मोअज़्ज़िज़ रुकन ने सबके टेबल पे डाल रखे थे, याद आया। मोहतरम सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने व्हाइट पेपर जो है ये इस आर्टिकल के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38 के खिलाफ, जिसमें आपने रेवड़ियां बांटी हैं, जिसमें आपने खारान को जो है, वाशुक को, ग्वादर को, क्वेटा के तमाम हल्कों को, इस अपोजिशन के तमाम हल्कों को आपने इनके साथ सुतेली माँ जैसा सलूक करते हुए उनकी सारी अवामी स्कीमें निकाल दी हैं। वो आपका हिस्सा था, वो एहतजाज से इसलिए निकल गया कि उसने कहा कि जी ये ज्यादती, नेशन बिल्डिंग मोहतरम जनाब स्पीकर साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के 38 की खिलाफ वर्जी करते हुए आपने मुनसिफाना तकसीम की बजाय आपने इंतहाई गैर मुनसिफाना तकसीम किया है। और ये अवाम की दौलत है, ये हुकूमत की दौलत नहीं। देयर इज समथिंग दे हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। जब कभी भी यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 12 यही बात करते हैं, हुकूमत जाने उसका काम जाने, बजट बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत के ये मैंडेट है, हुकूमत का इस्तेकाक है जनाब वाला के बजट बनाए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। द मनी एंड द रिसोर्सेज बिलोंग टू पीपल ऑफ बलोचिस्तान, नॉट टू द गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान। चला गया वजीर खजाना साहब। I think he has to understand, he has to get lessons from some of the governance experts कि उसको बता दें कि दौलत हुकूमत की नहीं होती, दौलत अवाम की होती है। क्योंकि ये दौलत जमा भी अवाम के जेब से होता है। कोई सिगरेट खरीदता है टैक्स देता है, कोई चीनी खरीदता है टैक्स देता है, पेट्रोल गाड़ी में डालता है टैक्स देता है, वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता है टैक्स देता है, दवाइयाँ खरीदता है टैक्स देता है, सांस लेता है टैक्स देता है। बलोचिस्तान के अवाम टैक्स के साथ साथ बत्ते भी देते हैं चेक पोस्टों पर। बलूचिस्तान का लोगों का तो और भी ज्यादा हक बनता है कि उनको बजट मुनसिफाना तरीके से दिया जाए। बाकी सूबों में ये बत्ता नहीं है, सिर्फ एक टैक्स है। हमारे यहाँ तो दोनों चीजें जनाबे वाला हमारे ऊपर मुसल्लत है। और बलूचिस्तान के अवाम की जब बात आती है मुनसिफाना तकसीम की, उसके बाद हमारे अपने हल्कों में, जनाब स्पीकर, दूसरी बात इस बजट में जब इन्होंने पेश किया, मैं अब आता हूं उसके कुछ कानूनी पहलुओं पर भी, कि क्यों हम समझते हैं कि आप लाकानूनियत को, एक नौजवान साइकिल चोरी करता है। मैं उस दिन जब ताने में था 14 दिन, तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, जगह सोने की नहीं थी। रात को ताने की छत पर मच्छरदानी लगा लेते थे, सुबह 5 बजे सूरज निकलता, नमाज पढ़ के नीचे उतरता, तो ताने के उन बैरकों में जाके पूछता था कि चोरों की अकसाम किस तरह की हैं। तो मैंने देखा, मैं शायद कोई PSDP चोर भी उधर पकड़ा गया हो, लेकिन वहां पर तो वहां पर ज्यादा तादाद मनशियात के आदि या मनशियात फरोशों का था। मनशियात फरोश कम थे, मनशियात के आदि अफराद का ज्यादा था। 1-2 रोड एक्सीडेंट वाले थे, दूसरे तीसरे थे। तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे माशरे का सबसे कमजोर तबका एक साइकिल चुराता है। लाकानूनियत अगर
اب قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. پوری دنیا میں رول آف لا کیسے قائم ہوا؟ انہوں نے رول آف لا کو اوپر سے حاکموں پر، طاقتور طبقے پر پہلے لاگو کیا، پھر نیچے والے طبقے نے دیکھا، کہتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا نہیں بچے گا تو پھر لوگ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے. لوگ اگر کسی ایسے نہیں تھا کہ پہلے سب سے پہلے غریب کا گردن اڑا دو، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے لاقانونیت کو، یہاں پر چھوٹے چھور کو تو پکڑتے ہیں